चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑफ अदर लॉ, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कंसेप्ट्स पे जाने से पहले पहले मैं आपको इसका बेस बताता हूँ कि इस चैप्टर का बेस है क्या और क्यों ये इनकॉर्पोरेट हुआ, इसलिए और ये किस चीज में डील करता है। ओके, सबसे पहले डील करता है ये एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन है एक्स, ओके, और उसने कंट्री ए से कोई सर्विसेज ली। अब सर्विसेज ली है तो उसको डॉलर्स में या फिर किसी और अदर करेंसी में पैसा पे करना पड़ेगा। तो वो पैसा वो कितना पे कर सकता है, कितना पे नहीं कर सकता, वो डील करता है हमारा एक्ट फेमा। देखो नाम ही बता रहे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मतलब इंडियन करेंसी नहीं, इंडियन करेंसी को छोड़ के जो भी करेंसी होती है उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी कितनी इंडिया में आएगी, कितनी इंडिया से जाएगी, वो डिपेंड करता है कि फीमा ने क्या रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं। इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आए और कम से कम फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से जाए। तो इसीलिए टू रेगुलेट द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, अब ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोहिबिट कर देंगे। किसी पर्सन ने सर्विसेज ली है या किसी पर्सन को घूमने जाना है या एजुकेशन के लिए जाना है तो डॉलर्स वगैरह तो उसको देने पड़ेंगे ही, बट कितने देने हैं उसको मैनेज करने के लिए उसने एक एक्ट बना दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ताकि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस हद तक अमाउंट हम आपको देंगे, इसके बाद अगर आपको जाना है तो आप प्रोहिबिटेड हो, इससे ज्यादा अमाउंट आप नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया कितना अमीर है, वो किस चीज से डिसाइड होता है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, कि कितना रिजर्व इसका है। जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना इंडियन इकोनॉमी अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए आरबीआई की और इंडियन गवर्नमेंट की निगरानी इस चीज के ऊपर रहती है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है और कितना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारे अंदर आ रहा है। समझे? तो इस चीज में ये डील करता है। कितने डॉलर आप दे सकते हो, जैसे अब एक एग्जांपल में लेता हूं आपको। कोई पर्सन है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एजुकेशन हो गया, ठीक है, और हॉस्पिटैलिटी हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए कंट्री का, और क्या घूमने जाना है, विजिट करना है, ठीक है, फिर मीटिंग्स करनी है। तो इनके लिए आरबीआई ने सेट करके $2.5 लाख कि वो सिर्फ 2.5 लाख तक अलाउड है, 2.5 लाख से ऊपर उनको अलाउड नहीं है। सेकंड, जैसे नॉर्मल पर्सन, जैसे मान लो अर्चिता के पास $10 पड़े हैं, ओके, अर्चिता प्रभुति को बेच रही है 80 रुपए में, 80 रुपए का $1, तो क्या बेच सकती है? ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना तो किसी पर्सन को डॉलर खरीदना या बेचना अलाउड है, अदरवाइज देन ऑथोराइज डीलर। ऑथोराइज मनी चेंजर होते हैं, कभी आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो हमें कॉलम बने होते हैं अलग अलग ऑथोराइज मनी चेंजर के, वही डील करते हैं कि किनको हमें फॉरेन करेंसी देनी है और कितनी देनी है। उनके अलावा ना तो हम किसी से फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, ना ही किसी को सबमिट कर सकते हैं, अदर देन ऑथोराइज पर्सन। तो जंप करते हैं चैप्टर पे। देखो पढ़ेंगे क्या हम, जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिसे कह लो घूमने जाने की, एजुकेशन की, माइग्रेशन की, हॉस्पिटल सर्विसेज लेने की, फिर अदर देन दैट कोई भी है, तो उन सारे ट्रांजेक्शन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग कौन सा है हमारा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, दूसरा कौन सा है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर एक एक मीनिंग बता दो इनका, मीनिंग कैसे, अगर मान लो कोई भी जनरल नेचर की सर्विसेज है, ऑर्डिनरी नेचर की सर्विसेज है, आमतौर पर जो रूटीन नेचर में काम आती है, उनको हम बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। और बाकी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स जो एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज करें, वो होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो आयुषी को अमेरिका में घर परचेज करना है, तो क्या हुई, एसेट क्रिएट कर रही है वहां, तो कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब आयुषी कितने पैसे विड्रॉ कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट से, अब बाहर प्रॉपर्टी परचेज करी है, रुपीस तो वो लेगा नहीं, लेगा क्या, वो डॉलर से पाउंड जो कंट्री में चलता होगा। अब ये पैसे लाएगी कहाँ से, आरबीआई से लाएगी। तो उन्होंने कितनी कैप लगा रखी कि आयुषी कितने पैसे विड्रॉ कर सकती है, वो कौन बताता है, फेमा के अकॉर्डिंग वो बताते हैं। या फिर सर करंट के भी एक एग्जांपल दो आप। करंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो कोई लोन लिया हुआ है हमने, उसका मुझे इंटरेस्ट पे करना है, इसको हटाओ। कोई घूमने जाना है, हटाओ। मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं, उनके लिविंग एक्सपेंसेस में भेज रहा हूँ, मेरे चिल्ड्रंस बाहर पढ़ते हैं, उनका मैं जो भी एजुकेशन का जो पैसे है, जो उनका लिविंग एक्सपेंस है, वो मैं बाहर भेज रहा हूँ, ऑल आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो सारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती है, तो एग्जांपल जैसे 2 या 3, सारे ट्रांजेक्शन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, करंट में और कैपिटल में, और एज पर करंट और कैपिटल लिमिट सेट कर दी कि इतना इतना फॉरेन एक्सचेंज आप विड्रॉ कर सकते हो। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, आगे जताओ। देखो
लोन का इंटरेस्ट करंट में आएगा, लोन इटसेल्फ आएगी करंट कैपिटल में। अब उसके बाद एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो अब गुंजन की एक कंपनी है बाहर अमेरिका में, ओके लेट्स से कोई भी सीए फर्म ही है इनकी, लगा लो फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं ये। अब मुझे इनकी कंपनी की एडवर्टीजमेंट काफी अच्छी है और मुझे इनकी एडवर्टीजमेंट सुन गई कि हाँ भाई गुंजन ऐसी कंपनी है कंसल्टेंसी, वो बढ़िया सर्विसेज दे रही है। तो मैंने इनको अप्रोच किया, ओके कि मुझे अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो प्रोजेक्ट के लिए आप कंसल्टेंसी दे दो मुझे। ओके, क्योंकि कंसल्टेंसी फीस लगी $20 लाख। ओके, तो क्या इसको में इतने अलाउड हैं बाहर भेजने? नहीं। कैप लगा दी कि अगर आप किसी भी चीज की कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हो तो फेमा ने एक रेगुलेशन बना रखा है कि अब 10 लाख तक बाहर विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर वही प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है तो 1 करोड़ तक। ओके, डोनेशन देना है तो कितना दे सकते हैं, मेडिकल करना है तो 2.5 लाख तक अलाउड है। तो अलग अलग चीज की अलग अलग उसने रेगुलेशन और कैप लगा दी कि अगर आपको ये ट्रांजेक्शन करनी है तो इतना अमाउंट कर सकते हो, वो करना तो आप उतना अमाउंट कर सकते हो। तो ये सॉरी, तो हमें आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ओनली आफ्टर दैट हम कर सकते हैं। विदाउट एनी अप्रूवल इतना इतना अमाउंट अलाउड है। ये बात राधिका सिर्फ उसकी जो विदाउट एनी अप्रूवल की, जिसमें कोई अप्रूवल हमें नहीं चाहिए होती है, समझे? तो फर्स्ट इज जो रेगुलेशन हम पढ़ेंगे इसमें करंट अकाउंट के लिए, और सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए। ओके, इंट्रो में देखते हैं हम क्या होते हैं। अब देखो, अब कंपनी है कोई भी, इंडिया के लिए क्या बेहतर है शिखा, एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना? एक्सपोर्ट करना, राइट। अब एक्सपोर्ट कर दिया तो पैसा इंडिया में आएगा। ओके, तो उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने जरूरी है। कि ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोर्ट तो कर दिया और वही इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है तो 90 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस भी लाना पड़ेगा। तो मतलब फेमा जो रूल्स बनाता है वो फ्री ट्रेड के लिए बनाता था कि अक्रॉस द कंट्री टू ब्रॉड लेवल कंट्री में फ्रीली ट्रेड हो सके। नीड फॉर मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री, ताकि हमारे कंट्री में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मैनेज रहे, उसके लिए ये जरूरत पड़ी कि हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाएं। ओके, उसके बाद हमारे यहाँ पे आओ सिर्फ आप, ठीक है, किस चीज में डील करता है, सेलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं? कोई भी हमारा पर्सन हो, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, हर एक पर्सन के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। सर एक एग्जांपल दे दो, चेतना एग्जांपल चाह रही है, लेट्स से चेतना पाकिस्तान की है। ओके, अब यहाँ पे आके वो जॉब कर रही है, ठीक है। अब जॉब में इसने कमाए 5 लाख रुपए यहाँ पे। अब चेतना का परिवार कहाँ रहता है? पाकिस्तान, लाहौर में रहता है। अब पैसे तो बाहर भिजवाने हैं, तो कितना पैसे के बाहर भिजवा सकती है? हालांकि इंडिया में क्या है, ये नॉन रेजिडेंट, वो कितना बाहर भिजवा सकती है? वो क्या है? वो रेगुलेट कौन करता है? फेमा। कि एक किसी भी पर्सन ने, एनआरआई ने यहाँ पे पैसा कमाया है तो वो बाहर कितना भिजवा सकती है। और अगर रेजिडेंट इन इंडिया है कोई, उसको बाहर पैसा भेजना है तो वो कितना भेज सकती है, ये हमारा कंडीशन लगा दी। तो दिस एक्ट एप्लीकेबल बिटवीन रेजिडेंट ऑल्सो एंड नॉन रेजिडेंट ऑल्सो। लिखाऊंगा सारा, बट टाइम आने दो, भी पढ़ने क्या तो पढ़ लो सिर्फ आप। अब इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट, और किस में डील करता है ये? अगर मान लो कोई बाहर का पर्सन है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसमें डील करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स उसको पूरे करने पड़ेंगे। या फिर इंडिया कोई कोई पर्सन है, उसको बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या प्रोटोकॉल उसको पूरे करने पड़ेंगे, इसमें फेमा डील करता है। देन फ्रीमी परमिसिबल ट्रांजेक्शन। फ्रीमी परमिसिबल क्या होता है? जिसमें अप्रूवल की कोई भी नीड नहीं है। जनरली बोला क्या जाता है कि अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करना है तो हमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिएगी। बट कुछ ट्रांजेक्शन उन्हें फ्रीली परमिसिस कर रखी है कि इन चीजों के लिए तो आप जाओ ऑथोराइज पर्सन के पास, विड्रॉ करो और आपको इतने पैसे मिल जाए, कोई आपको कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रीली परमिसिबल ट्रांजेक्शन। देन आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन रूल्स रेगुलेशन को हैंडल कौन करता है? आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों में डील करते हैं? रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड एंड रिपेट्रिएशन टू इंडिया। अगर एक्सपोर्ट करा है तो पैसा कितने दिन में वापस आ जाना चाहिए, और रिपेट्रिएशन क्या मतलब क्या होता है कि यहाँ का पैसा बाहर भेजना या बाहर का पैसा यहाँ पे लेके आना। मतलब अगर कोई भी हमारा एक्सचेंज ऐसा है कि यहाँ का हमें बाहर भेजना है, फिर बाहर का पैसा यहाँ लेके आना है, तो कितने दिन में लेके आना है वो बताता है फेमा, और कितने अमाउंट तक वो बाहर भेज सकता है वो बताता है फेमा। अब जैसे मैंने चेतना का एग्जांपल लिया था कि अगर कोई भी एनआरआई पर्सन इंडिया में कोई अपनी सैलरी कमाता है तो वो बाहर
रिपेट्रिएट कर सकता है, मना नहीं है, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द टैक्सेस एप्लीकेबल इन इंडिया। ये किसकी कंडीशन है? फेमा की कंडीशन है ये, कि जितना पीएफ है, जितना बोनस कटना है, जितना टीडीएस कटना है, जितना इनकम टैक्स कटना है, सारा कट कटा के जो बचेगा, निचोड़ जो बचेगा, वो बाहर वो सेंड आउट कर सकता है। फिर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथोराइज पर्सन ओनली, जो डीलिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन के द्वारा ही करनी है। मतलब विड्रॉ करवाना है तो ऑथोराइज पर्सन, अगर मुझे सबमिट करवाना है और रुपये में कन्वर्ट करवाना है तो भी किसके पास जाना पड़ेगा मुझे? ऑथोराइज पर्सन के द्वारा। ओके, देन एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अगर किसी भी पर्सन ने फेमा में कोई भी ऑफेंस किया है तो क्या प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो भी हमारा फेमा डील करता है। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस बाय डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको बोलते हैं ईडी की रेड वगैरह बोलते हैं हम। और कोई भी कंपनी ऐसी है, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा है जो फेमा के रूल्स को ओवरराइड कर रहा है, तो उसको डील कौन करता है? ईडी, एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट, की किसके ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज करनी है, किससे कितना ट्वाइस या थ्राइस ऑफ अमाउंट हमें रिकवर करना है, जो पेनल्टी वो कौन डील करता है? ईडी। एंड अपील, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ईडी के रूल से, ईडी के ऑर्डर से खुश नहीं है, तो वो अपील किसको कर सकता है? स्पेशल डायरेक्टर अपीलेट ट्राइब्यूनल को, जो इसकी भी हायर अथॉरिटी होती है। तो इंट्रो में हमने सिर्फ अभी क्या पढ़ा? इंट्रो में सिर्फ हमने ये पढ़ा कि ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारा मैनेज होता रहे। अब फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने की नीड क्या पड़ी? क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी होती है, इंडिया की इन्फ्लेशन जो होती है, इंडिया की जो रिचनेस होती है, वो किस तरह से डिटरमाइन की जाती है? बेस्ड ऑन फॉरेन रिजर्व। क्यों? आप ये बताओ, अगर इंडिया को जितना ज्यादा बाहर से सामान लेना पड़ेगा, मतलब वो वीक है, बट जितना ज्यादा बाहर से इंडिया को सामान लेना पड़ रहा है, तो वो फिर स्ट्रोंग है। मतलब जितना बाहर भेजेगी वो, इट रिफ्लेक्शन ऑफ द रोबस्टनेस, और जितना बाहर से मंगवाएगी वो वीकनेस। ओके, तो जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इट डील्स विद कि वो, मतलब इकोनॉमी अच्छी है उसकी, तो इसीलिए एक मिनिमम रिजर्व उसको मेंटेन करके हमेशा रखना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे आती है, सर क्यों रखना पड़ेगा? अब अगर आप सोचो एक बात को, रुपये की तरफ उसका फ्री फ्लो कर दिया जाए कि कोई भी और जितना भी मर्जी चाहे निकला के ले जाओ, तो क्या होगा? सब लोग फॉरेन एक्सचेंज में डील करने लग जाएंगे और रिजर्व बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और बाहर वाली कंट्री से हमें कभी लोन देना पड़ गया, लेना पड़ गया, रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट कहाँ से लेके आएंगे हम? कहीं से मेरे पास पैसा बचेगा ही नहीं। आया समझ में? उनकी करेंसी, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज होता है इंडिया की करेंसी को छोड़ दे सारी फॉरेन करेंसी, और अगर हम इंडिया में आके उसको एक्सचेंज करवाना चाह रहे हैं, कॉल्ड इज फॉरेन एक्सचेंज। नहीं, ऑथोराइज पर्सन से ही होता है, सिर्फ नेट बैंकिंग से कभी भी नहीं होता है ऐसा। हाँ, इंडिया के रिजर्व रखते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और जैसा आप अभी कुछ डाउट पूछ रहे थे मुझसे, क्या डाउट था? मुझे एड्रेस करना था, कुछ भूल गया मैं। हाँ, नेट बैंकिंग। अगर कभी आप लोगों ने यूपीआई में कभी देखा है कि सेंड थ्रू डॉलर्स, कि डॉलर के फॉर्म में आगे भेजिए, कहाँ देखा है? आ जाती है, बट यूपीआई में नेट बैंकिंग कभी ऐसा ऑप्शन नहीं कि अपने रुपीज को इनडायरेक्टली कन्वर्ट करके अभी कभी भेज दो डॉलर्स में, ऐसा कभी भी हम रुपये में भेजेंगे। जैसे अर्चिता अमेरिका में रहती है, तो मैं इसको डॉलर्स में नहीं भेजूंगा, रुपये में ही भेजूंगा। ये वहां के ऑथराइज पर्सन के पास जाएगी, रुपये देके क्या ले लेगी? डॉलर्स ले लेगी, ऐसा। तो डॉलर्स में भेजी होगी उन्होंने, डॉलर्स में गई होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है, और अगर जरूरी भी है तो वो बैंक कस्टोडियन आ गए बीच में, तो उसने अपने आप कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में पैसा डिलीवर कर दिया होगा। बट आउटफ्लो का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इनफ्लो का प्रोविजन हो सकता है क्योंकि बैंक में रिजर्व बढ़ रहा है, बट आउटफ्लो का ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। ठीक है। अब बाहर नहीं, नहीं चलते इंडियन करेंसी के। ₹40,000 या डॉलर्स या पाउंड? यूके में तो पाउंड्स है। तो वो ट्रेवलर कार्ड होता है, फिर आप कैसे, तो आगे आएगा अपना, ये रहा यहाँ पे।
ट्रेवलर का, हाँ बीच में बैंक होगा ना, वो एडजस्ट कर सकता है उस चीज को, वो ट्रेवलर कार्ड होते हैं। आगे पढ़ाऊंगा वो चीज, ट्रेवलर कार्ड। देखो तो जंप करते हैं हम फेमा पे। दैट इज प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है कि ये एक्ट बताता क्या है? द एक्ट एम टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा का? ताकि वो लॉ बनाए किस रिगार्डिंग? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट के रिगार्डिंग। एंड फॉर प्रमोटिंग एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया में बनी रहे और टाइम टू टाइम डेवलप होती रहे। एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। अब चाहे कोई भी एंटिटी ऐसी हो जो इंडिया में ओन कर रहा हो या कंट्रोल बाय इंडियन पर्सन हो, तो उस पर भी हमारा फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है। पढ़ते हैं इसको, देखो एक बार डेफिनेशन हम लिखना शुरू करेंगे। FEMA 1999 extend to whole of India. In addition, it shall also apply to all the branches, offices, agencies outside India owned or controlled by a person in India, and also to any contravention thereunder committed outside India by any person to whom this act apply। अब ये अप्लाई किस पे होगा? बात ये है, कोई भी इंडियन पर्सन है, कोई भी इंडियन ब्रांच है, कोई ऐसी ब्रांच है जो बाहर है बट उसको ओन्ड और मैनेज कौन कर रहा है? इंडियन पर्सन, उसके ऊपर भी फेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। जो स्कोप है इंडिया का, वो दोनों चीजों में डील करता है, ओन्ड में भी और कंट्रोल में भी। कि दोनों में फर्क क्या है? ओनर कोई और है, कंट्रोल कोई और कर रहा है। बेशक से उस ब्रांच का ओनर बाहर वाली कंट्री है, बट मैनेज वो कहां से हो रही है? इंडिया से हो रही है, तो उस पर भी फेम एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। अब हमारा मेन पॉइंट, दैट इज ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन कौन होता है? दैट इज एनी ऑथोराइज डीलर, जिसको हम बोल देते हैं मनी चेंजर, या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या और कोई पर्सन बीइंग ऑथोराइज टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसीज। लिखिए इसमें, व्हाट इज ऑथोराइज पर्सन? हम्म। उत्तर के पहला लिखिए डेफिनेशन, ऑथोराइज्ड पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज authorized to deal in foreign exchange। एग्जाम्पल, दैट इज मनी चेंजर, या फिर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। मतलब जिसको ऑथराइज किया गया है कि वही सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, उसके अलावा कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, उस पर्सन को हम बोलते हैं दैट इज ऑथराइज पर्सन। नेक्स्ट लिखिएगा, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। देन व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है? ऐसे से पहले सुनो मेरी बात को, फिर लिखेंगे हम, ताकि सुनने के बाद आपको याद हो जाएगी। देखो, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो ऑल्टर करे इंडियन पर्सन की एसेट्स, लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और ऑल्टर करे एसेट्स और लायबिलिटी इंडिया में ऐसे किसी पर्सन की रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैंने आपको क्या लिखवाया, ध्यान दो एक बार। मतलब अगर कोई हमारा रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, लेट्स से कोई पर्सन है इंडियन, अगर उसकी एसेट्स, लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया राइज होती है, तो वो भी हमारी क्या होती है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। या फिर अगर कोई पर्सन हमारा एनआरआई है, नो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बाहर का पर्सन है कोई, उसकी एसेट्स या उसकी लायबिलिटी इंडिया में राइज होती है, तो वो क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने बाहर से लोन लिया, तो बाहर क्या राइज हुई? लायबिलिटी, तो वो क्या हुई? कैपिटल अकाउंट। बाहर वाले ने मेरे से लोन लिया, तो मेरी क्या राइज हुई? एसेट, और उसकी क्या राइज हुई?
लायबिलिटी, तो वो भी क्या हुई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मतलब मुझे बाहर का कोई केस चल रहा है, मेरा मेरा और राधिका का कोई केस चल रहा है, राधिका है अमेरिकन रेजिडेंट, अब मुझे शायद केस हार के कुछ लायबिलिटी पे करनी पड़े, तो वो मेरी क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी, तो वो भी मेरी क्या मानी जाएंगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बट क्या राधिका को कुछ मुझे पे करना है, तो क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, नहीं है। क्यों, यहां पे मैंने सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का नाम लिया, यहां पे मैंने एसेट, लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी का नाम लिया, ऐसा क्यों। जिसने इसका करेक्ट लॉजिक बताया उसको मिलेगा एक पेन। पहले उसने बोला है, बोलो। क्या अकाउंट में कभी आपने कंटीजेंट एसेट सुना है वर्ड, कभी नहीं सुना, क्या है, सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी, वो पेन रख लेना आप, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखो, दो चीजें हैं, कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी। मेरी देनदारी है तो वो मेरी लायबिलिटी हुई, तो वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। बट ऐसी कोई लायबिलिटी बाहर वाले पर्सन की है जो उसको देनी पड़ सकती है, वो मेरे लिए क्या है, एसेट, तो उसका कोई भी डील नहीं होता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो इंडियन पर्सन की एसेट्स, लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी बाहर अराइज करे, उसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। या फिर किसी बाहर के पर्सन की इंडिया में एसेट्स या लायबिलिटी का उल्टर करे, तो उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लिखेंगे बार इसको, लिखिए चलो। इसका देखो, कैपिटल अकाउंट में क्यों करंट कंटीजेंट लायबिलिटी कवर नहीं हुई। अब आप एक बात सुनो चिता, मैंने क्या बोला, अगर इंडियन पर्सन की बाहर कोई भी एसेट क्रिएट हो, लायबिलिटी क्रिएट हो और कंटीजेंट क्रिएट हो, तो वो कैपिटल अकाउंट में आती है, क्योंकि इंडियन कंसेप्ट कंटीजेंट लायबिलिटी को डील करता है। डन। अब अगर बाहर के पर्सन की एसेट्स, लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी इंडिया में क्रिएट होती है, तो वो भी क्या बन जाएगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बट कंटीजेंट लायबिलिटी इंडिया वाले के लिए क्या है, कंटीजेंट एसेट, उसकी लायबिलिटी तो मेरे लिए क्या हुई, वो एसेट, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। सिर्फ डील इसमें करता है कि अगर बाहर का कोई पर्सन इंडिया में एसेट क्रिएट करता है, ऑल्टर करता है एसेट से लायबिलिटी, तो वो कैपिटल अकाउंट माना जाएगा, कि कंटीजेंट एसेट को फेमा क्या पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी डील नहीं करता है, इसलिए। समझो, बिल्कुल आएगा। मशीन इंपोर्ट करी थी, पैसा बता, पैसा पे कर दिया, बचा हुआ है अभी। बहुत बढ़िया कंसेप्ट पूछा है, इसमें देखते हैं कितना किसको समझ में आया है। मशीनरी ली, पैसे पे कर दिए, करंट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, करंट है, कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मेरी एसेट क्रिएट हुई, ना मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई। क्या बाहर वाले की एसेट क्रिएट हुई, क्यों हुई, पैसा दे तो दिया, कैश की ट्रांजेक्शन है, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दे दिया, ना तो मेरी एसेट क्रिएट हुई ना लायबिलिटी, दैट्स व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जहां पे कुछ देनदारी राइज हो, लेनदारी राइज हो, तभी आती है कैपिटल, अदरवाइज नहीं आती है। पैसा दे दिया, मशीन ले ली, अब ना तो कुछ बचा, बैलेंस ही नहीं बचा, तो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगी। अब बैलेंस शीट में ही नहीं आई तो क्या हुई, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऑर्डनरी कोर्स वाली। हाँ, फोरम में वो शायद मानेंगे नहीं इस चीज को, कि उनके लिए वो एसेट है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो इसको, समझे। वही तो लॉजिक है, कोई कंटीजेंट एसेट इंडियन जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो कभी भी कंटीजेंट इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते जो अनसर्टेन इवेंट पे हैपन होता है। क्योंकि हमने बैंक कोरेट में पढ़ाया भी है, जिन लोगों ने पढ़ा वैसे भी पढ़ते हैं, जब रेवेन्यू सर्टेन हो जाता है तभी हम उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कंटीजेंट एसेट है, अभी आई नहीं है, तो जब आ जाएगी कैश बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मशीनरी आई है नितेश, मशीनरी आने से क्या हुआ, मैंने पैसे तो पे कर दिए ना उसे। अब बाहर मेरी कोई एसेट थोड़ी ना क्रिएट हुई, तो मेरी इंडिया की एसेट हो गई ना, बाहर कंट्री का मुझे पे थोड़ी करना है अभी। एसेट बाहर के, हाँ फिर होएगी, बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट होएगी, क्योंकि बाहर मेरी एसेट क्रिएट हुई है, दैट्स वाई। समझे। मुझे बताएंगे एक बार, पहले लिखो इसको फिर बताता हूँ, लिखिए एक बार, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन।
मीन से ट्रांजेक्शंस which alters assets liability including contingent liability of a person resident in India. In India. रुको, यहाँ पे ये लिखो, contingent liability of a Indian person in outside India. देखो, ऐसी ट्रांजेक्शन जो ऑल्टर करे या फिर क्रिएट करे, क्या क्रिएट करे, एसेट्स या फिर लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी, किसकी, इंडियन पर्सन की, कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, उसको हम क्या बोलते हैं, CAT, दैट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस. अब फर्दर दिस ऑल्सो कवर्स एनी ट्रांजेक्शन which alters assets liability in India of a person. बोलो क्या आएगा आगे, आउटसाइड इंडिया. मतलब वो ट्रांजेक्शन भी कवर होती है इसमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटी इंडिया में क्रिएट हुए हैं, कौन से पर्सन की, आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन की. पूजा ध्यान से सुनना. अब लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन है सैम और यहाँ पे एक पर्सन है पूजा. ओके. अब यहाँ पे पूजा का और सैम का एक केस चल रहा है और पूजा को लग रहा है कि वो हार जाएगी और इसको 5 लाख रुपए पे करने पड़ सकते हैं. तो पूजा अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर लेगी आज, कंटीजेंट लायबिलिटी, कितने फॉरेन एक्सचेंज मुझे देना पड़ सकता है, इसका कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू आएगी. राइट. मतलब ऐसे कोई कंटीजेंट लायबिलिटी इंडियन पर्सन की क्रिएट हुई है आउटसाइड इंडिया, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. अब अपोजिट ले लो, यहाँ पे एक पूजा और एक सैम, इन दोनों का केस चल रहा है. अब सैम हारने वाला है और उसको पे करनी पड़ सकती है 15 लाख रुपए. ओके. इसने अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करा होगा, ये कंटीजेंट लायबिलिटी. आने पैसे किसके पास हैं, क्या पूजा कंटीजेंट एसेट रिकॉर्ड करेगी, नहीं, क्योंकि अभी अनसर्टेन है. और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, जब तक हमें 100% श्योरिटी नहीं हो जाती, हम एक्रूअल बेसिस पे कभी भी कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ये लॉजिक था पूजा इसके पीछे, कि इसलिए वो कंटीजेंट एसेट रिकॉर्ड नहीं करता. इसीलिए ये बात आई कि ऑल्टरेशन ऑफ एनी एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया इन इंडिया. और कंटीजेंट लायबिलिटी भी क्या लेता, तो कंटीजेंट लायबिलिटी इसकी बनेगी तो इसकी क्या बन जाएगी, वो कंटीजेंट एसेट जो कि अलाउड ही नहीं है. तो कंटीजेंट एसेट को फेमा क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही डील नहीं करते हैं, कैपिटल अकाउंट में आएगी, ऐसा समझे, सेम की साइड से, इसकी साइड से कुछ भी नहीं आएगी अभी. बस मतलब इसको कैपिटल बोलेंगे नहीं, क्योंकि इंडियन फेमा पढ़ रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे हम. आया समझ में. तो दोबारा पढ़ेंगे, बारा मुश्किल है डेफिनेशन, और याद आपको एज इट इज करें विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन. ठीक है. एसेट्स और लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटीजेंट of a business person create or alter in outside India is called as capital account transaction. या फिर एनी ट्रांजेक्शन जिसने ऑल्टर की है एसेट्स और लायबिलिटी, कहाँ पे, इंडिया में, किस पर्सन की, आउटसाइड इंडियन पर्सन की. और कंटीजेंट लायबिलिटी क्यों नहीं आया इसमें, क्योंकि वो हमारे लिए क्या बन जाती, कंटीजेंट एसेट, तो वो इंडियन डील नहीं करता है. ये का था लॉजिक, समझे. उनके क्या करेगा, रहने दे. कौन से वाले, ये वाले, बना फिर जल्दी से. और कौन से बनवाए थे, अच्छा ये वाले बना ले फिर जल्दी से. पूजा क्लियर हुआ आपको.
एसेट्स लायबिलिटी बस। गुंजन, गिफ्ट दिया है बाहर, कैपिटल आएगी। क्यों? एग्जैक्टली exactly. कोई एसेट लायबिलिटी थोड़ी है। क्या गिफ्ट देके लायबिलिटी रिकॉर्ड करता हूँ मैं कि मेरे पास वापस आएगा? वो मेंटली होता है, बट फाइनेंशियली वो चीज रिकॉर्ड नहीं होती है। ओके। और डोनेशन दिया है तो गुंजन, तो भी नहीं आएगी। ऐसा मतलब वो बेस क्या रखना है अपना, कि कुछ ना बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा ये चीज ध्यान में रखनी है। एसेट्स क्रिएट हो, लायबिलिटी क्रिएट हो चाहे। अब जैसे मैंने मशीन बेची है, क्रेडिट सेल है, तो डेटर्स में आ गया होगा, और डेटर अपनी क्या है? एसेट। मतलब मैंने ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करी जिसने बाहर क्या क्रिएट कर दी मेरी? एसेट। तो वो क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। समझे? हाँ, क्या पता क्या कर रहे हैं। नहीं, अभी कैसे? अब लिखो करेंसी, या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन लिखवा दो पहले। लिख ली सबने करेंसी? नहीं लिखी अभी? करंट अकाउंट लिखो फिर। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन लिखो। भव्य, एक बार विंडो बंद कर दे पीछे की, तो वॉल्यूम डाउन होगा। कर्टेन्स भी लगा दे। ड्रम तोड़ के मानेंगे आज तो। हाँ, बोलना। ये साउंड आने में मतलब है वो होती है ना, ऐसा। चलो लिखो, मीन से ट्रांजेक्शंस अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। इंक्लूड्स, लिखना, पेमेंट ड्यू, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद ट्रेड बिजनेसेस, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी पेमेंट अगर हमें करनी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे मान लो कि ट्रेड का पैसा बाहर भेजना है, तो बिजनेस का पैसा बाहर भेजना है, और लॉन्ग टर्म में डील ये नहीं करता, लॉन्ग टर्म में कैपिटल आ जाएगा फिर वो। अगर शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज है, कि कैश क्रेडिट है, कि बैंक और ड्राफ्ट है, तो वो भी किस में आते हैं? हमारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट लिखो, वापिस आ जाना चाहिए ना हो, इसमें नहीं बताता ये।
कौन सा? ये वाला वो बस डील करता है कि कितना, मतलब कैसे उसको रियलाइज करना है पैसा। 90 डेज का होता है वैसे वंश। पेमान 90 डेज ही बता रहे, फाइनल में पढ़ा था हमने, आपके लेवल पे तो मेरे ख्याल से नहीं है वो चीज। आगे लिखो। पेमेंट ड्यू ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन और नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे कहीं से नेट इनकम आ रही है या कोई लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है या फिर दे रहा हूं मैं, तो वो भी क्या आएगी मेरी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। वो लोन क्या है, जैसे शिखा ने मुझसे पूछा था, लोन क्या है? एसेट्स, और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इनकम, एंड वाइस वर्सा। अगर लोन देना है मुझे तो वो मेरी क्या है? लायबिलिटी, और इंटरेस्ट क्या है उसका? एक्सपेंस। हाँ, वो इसी में आया, ऑर्डिनरी कोर्स में आ गया वो ऊपर ट्रेड में। ने लिखो रेमिटेंसेज ऑफ, फैन ऑन कर दो थोड़ा ये वाला फैन। पूजा क्या होगी उसके के नाम की, लिख लेते हैं। थर्ड लिखो रेमिटेंसेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, रेमिटेंसेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ, लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, दैट इज लिविंग एक्सपेंसेस को हाईलाइट करना है इसमें। देन लास्ट पॉइंट इज expenses with respect to business travel, education, medical care of parents, spouse, children। बस ये आपको याद रखना है एज इट इज। ओके। अलग अलग 3-3 नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है, ये क्या पढ़ोगे बताओ एक बार। कैपिटल अकाउंट क्या होती है पढ़ेंगे पर दोबारा। एनी ट्रांजेक्शन्स विच ऑल्टर एसेट्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्या सही बोला मैंने? नहीं। क्या आएगा शिकेश की जगह पे? इन आउटसाइड इंडिया। और सेकंड क्या बनेगा इसका? एनी ट्रांजेक्शंस विच ऑल्टर एसेट्स लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ ए पर्सन आउटसाइड इंडिया। और करंट अकाउंट में क्या आ गया? सबसे पहले शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज और ट्रेड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, देन मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स स्पाउस चिल्ड्रन, लिविंग एक्सपेंसेस एजुकेशन एक्सपेंसेस। ओके। और फिर नेट इनकम एंड नेट इंटरेस्ट गिवन और टेकन फ्रॉम अब्रॉड आर कॉल्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है। अगर ऐसे कोई और भी ट्रांजेक्शन होती है जिसका कोई बैलेंस रिमेनिंग नहीं रहता तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाती है? करंट अकाउंट की, उसका कोई तीसरा वे आउट नहीं है। समझे? क्यों आया अब ये बता, इंटरेस्ट मुझे मिलना है तो ये तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है सारी। जो लोन है वो हमारी एसेट से लायबिलिटी हो गई, उस जो ब्याज है वो हमारी इनकम होती है, दैट्स वाई करंट अकाउंट। जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं डेरिवेटिव नेचर के, ऑर्डिनरी नेचर के, वो सारे करंट होते हैं, दैट्स वाई। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और केस स्टडी में भी आ सकता है कि बताओ ये करंट है या कैपिटल है। मतलब 3 या 4 नंबर में आ सकता है कि एक पॉइंट डाल के अलग अलग कि बताओ दिस ट्रांजेक्शन कैपिटल और करंट अकाउंट, तो हमें अलग अलग बताना फिर उनको। समझे? ना जिसकी पूछी जाएगी सिर्फ उसी की। ठीक है, सब्जेक्टिव।
अब उसके बाद रीडिंग का कंसेप्ट है। स्टडी मैट ना साहब, ये मैं पूरा आपको ना पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिससे आप स्टडी मैट भी रीड कर सकते हो और लिखा हुआ भी रीड कर सकते हो। ठीक है, कि कुछ चीज इसमें ऐसी जो लिखवाने की, कुछ चीज ऐसी जिसमें रीड करवाने की है। और जैसे करेंसी क्या है, मतलब है करेंसी का मतलब क्या है, वो पढ़ाता हूँ मैं आपको, देखना है सामने एक बार। करेंसी इंक्लूड अ करेंसी नोट, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक। जो ये आप बात कर रहे हो ट्रेवलर चेक का होता है, मतलब क्या है, कोई पर्सन ऐसा है जो बल्कि पैसा नहीं लेके जाना चाह रहा बाहर, तो आरबीआई उसको एक कैपिटल क्रेडिट कार्ड दे देगी कि आपका सारा पैसा जो मॉनेटरी फॉर्म में इसमें डला हुआ है, और आप जस्ट आप स्वाइप कर रहे हो और पैसा आपका कट जाएगा। ट्रेवलर चेक बोलते हैं उसको। मतलब ये कह सकते हो टाइप ऑफ सूटकेस टू कैरी द हैवी अमाउंट ऑफ मनी, कॉल्ड इज ट्रेवलर चेक। बस, कि मुझे बाहर देश में पैसा लेके जाना है, अब कैश में लेके जाना नहीं चाह रहा, तो क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, ऐसा। पोस्टल ऑर्डर मतलब मैंने कोई ऑर्डर पास कर दिया, कितना पैसा इसको वहां पे दे दिया जाए, टाइप ऑफ लाइक। ओके। करेंसी नोट्स आपको पता ही है क्या होता है, कॉइन्स और बैंक नोट जो 10 रुपए के 100 रुपए के होते हैं अपने, ये मैंने आपको बता दिया है। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा व्हाट इज एक्सपोर्ट, चेतना? इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट करेंगे, बस थोड़ा सा दो चार डेफिनेशन है, छोटी छोटी सी, ये निकाल लो। टेकिंग आउट ऑफ गुड्स टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी गुड्स, कैसे भी कह सकते हैं, मतलब गुड्स को बाहर लेके जाना इंडिया से आर कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर प्लेस, तो गुड्स या फिर सर्विसेज। क्या फेमस गुड्स के बारे में डील करता है? नहीं, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज के बारे में डील करता है ये। देव समझाया? क्या समझाया? किस किस पे? अच्छा, करंट अकाउंट के बारे में कोई चार एग्जांपल बता। वेरी गुड। ऑफ? ऑफ किसकी? और बीवी के नहीं? बस, ऐसा। ठीक है। फॉरेन करेंसी क्या होता है? फॉरेन करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी आर कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। इंडिया की रुपये को छोड़ के सारे क्या माने जाएंगे? फॉरेन। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन करेंसी इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज क्या है, जब आप लोगों ने पूछा था हमसे, सुनो क्या होता है। कोई भी क्रेडिट या कोई भी डिपॉजिट, मतलब मुझे लेना है या मुझे देना है इन अ फॉरेन करेंसी, इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। एंड ड्राफ्ट और ट्रेवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्रेस ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। मतलब ऐसा कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ कहाँ हुआ है, इंडिया में, पे कहाँ होना है, बाहर, तो मुझे उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो ये भी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। या फिर इसके एग्जांपल देते हैं, और पहले थर्ड वाला पढ़ो फिर देता हूँ मैं आपको। ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, पड़ोसी इन्वेस्टमेंट, ड्रॉन बाय बैंक institutions or a person outside India but payable in India और also called as foreign currency। जैसा ऊपर हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज में डिपॉजिट भी आता है, क्रेडिट भी आता है। अगर ऐसा कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो जो ड्रॉ यहाँ पे हुआ है, लिखा यहाँ पे गया, बट पे कहाँ पे होना, बनाया यहाँ पे, बट पे कहाँ होना है, बाहर, वो भी फॉरेन एक्सचेंज। क्यों? देनदारी राइज हुई है। अब कोई बाहर का पर्सन है, उसने मेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, चेक दिया है, कोई भी, ड्रॉ बाहर हुआ है, पे मुझे कहाँ पे होना है, यहाँ पे, तो वो भी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। सर ऐसा क्यों? रीजन दो। अब मुझे लेट से प्रभुति को पैसा देना है, ओके, अब ये अमेरिका की रहने वाली है, अब मुझे जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना है या फिर चेक ड्रॉ करना है, वो मुझे डॉलर्स में करना पड़ेगा, राइट? वो भी क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज। और जो मेरे पास पैसा आएगा, वो भी किस में आएगा? डॉलर्स में ही आएगा, तो वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। मतलब मैं उसको चेक को आऊँ, फिर वो उसमें क्या नाम है, बैंक में डालूंगा, फिर वो इसके अकाउंट से डॉलर लेंगे और मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेंगे, ऐसा। हाँ, हाँ, उसमें तो यही था ना राधिका, जैसे आपने मुझे बिल दिया और मैं किसी प्रियंका को दे रहा हूं जो इंडियन पर्सन है, तो वो इंडोर्समेंट हो गया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है और फॉरेन एक्सचेंज है। मतलब सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीड कर लेना ही है। अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लेना है, देना है, जमा करवाना है और जमा करना है, कुछ पे करना है, कुछ लेना है उनसे, ऑल आर कवर्ड अंडर फॉरेन एक्सचेंज। बस, टाइप ऑफ, हाँ, इनलैंड और फॉरेन वाला। Foreign security. What is foreign security? Any security in the form of shares, stocks, bonds expressed in foreign currency, included a security expressed in foreign currency, but where redemption is payable in Indian currency.
बताओगे कोई फॉरेन सिक्योरिटी क्या होता है? मतलब अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो डॉलर्स में करना पड़ेगा, तो रिडेम्पशन के टाइम पे मुझे पैसा कब मिलेगा? रुपीज में मिलेगा। दैट विल बी फॉरेन सिक्योरिटी। मतलब ऐसी कोई सिक्योरिटी जो एक्सप्रेस किस में है? फॉरेन एक्सचेंज में। बट पे किस में होंगी? बट आज मुझे क्या लगाने पड़ेंगे? डॉलर्स। तो फॉरेन फॉरेन करेंसी, तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे रुपीज में। ऐसी कोई सिक्योरिटी, याद रखना ये चीज। इंपोर्ट, जैसे, हाँ, हमारे पास नहीं, हमारे पास रुपए होने चाहिए ताकि मैं आरबीआई के पास जाऊं, कन्वर्ट करवा के डॉलर्स ले लूं और वहां इन्वेस्ट कर दूं। ये होना चाहिए मेरे पास। अब इंपोर्ट क्या होता है? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी गुड्स और सर्विसेज। रीड कर लो। पर्सन में क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ रीड कर लेना। मतलब ये पर्सन के ऊपर अप्लाई होते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फ्रॉम एसोसिएट पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एनी एजेंसी और ब्रांच कंट्रोल और ओन्ड बाय इंडिया। बस। अब आपको आना है जो मेन कंसेप्ट है यहाँ को, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। कोई एक बार मुझे टेक्स्ट में पीआरआई की डेफिनेशन बताएगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये थोड़ी होता है, वो तो इंडियन ओरिजिन होता है। कैसी बातें कर रहे हो? जो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा हो, पिछले 7 सालों में तीन 400 4 साल रहा हो, और फिर 7 साल का भी तो था। अच्छा। अच्छा, और एक और था 430 दिन, पता नहीं ऐसा कुछ था, 730 दिन। क्या था वो? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ फिर आपसे। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वाली कंडीशन। और कोई? एक सौ इक्यासी दिन नहीं रह रहा है बट वो 120 दिन से ज्यादा रह रहा है इंडिया में, तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट, अगर वो बाहर किसी कंट्री में देखो बात सुनो, वो था हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से, क्लियरली किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं चाह ही रहा था किसी को पता ही ना हो। फिर आप फेमा में अच्छे से पढ़ पाओगे वो, कि फेमा में जस्ट अपोजिट है उससे। दैट्स द रीजन। ओके। फेमा ये था इनकम टैक्स के हिसाब से, जो आप भूल चुके हो, वेल एंड गुड है, तो इसको भी हम बुला देते हैं। अब हमारा आता है दैट इज फेमा। फेमा के अकॉर्डिंग दो वर्ड्स डील किए जाते हैं। पीआरआई, इसको समझाने में बहुत मजा आएगा क्योंकि कंसेप्चुअल है ये, ऊपर तो बेसिक सी चीजें थी। दैट इज पीआरओआई। पीआरआई क्या होता है? दैट इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अभी ये आपको आ गया तो ठीक है, वो ना कभी भी नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और पीआरओआई, दैट इज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले बेस समझा रहा हूँ फिर लिखवाएंगे इसको। अगर कोई भी पर्सन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहा हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पीआरआई। बस, इतना समझाया। 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो तो उसको क्या बोल देंगे हम? पीआरआई। बट अगर वो इस साल अगर वो इस साल बाहर चला गया 3 पर्पजेस के लिए, तो उसको उस डेट से क्या मान लेंगे? पीआरओ आई, एनआरआई भूल जाओ। पीआरओआई। जो टैक्स में होता है, वो रेजिडेंशियल स्टेटस हम पीरियड का निकालते हैं, उस साल का वो क्या था टैक्सेबिलिटी के लिए। फेमा में हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो यहां पे इस चीज के लिए बाहर चला गया, तो यहां से उसको क्या मान लिया जाएगा? पीआरवाई। उससे पहले पीआरआई। सर एग्जांपल, लेट्स से राधिका है, वो पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रही थी इंडिया में, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो क्या मान ली जाएगी? पीआरआई। बट अगले साल बीच में वो 3 पर्पजेस के लिए बाहर चली गई, या तो एम्प्लॉयमेंट करने, जॉब करने चली गई, सेकंड बिजनेस, थर्ड अनसर्टेन टाइम,
शायद शादी हो गई, लेट्स से, ऐसा। ठीक है, तो इन तीन चीजों में जिस डेट से वो इवेंट हैपन हुआ है, उस डेट से ही राधिका क्या मान ली जाएगी, PROI। ये केस अनसर्टेन टाइम, पता नहीं वापिस कब आएगी, पता ही नहीं है, आने को कल भी आ सकती है, आने को पूरी उम्र भी ना आए, ऐसा। तो उसको उसी डेट से क्या मान लिया जाएगा, PROI, और उसके ऊपर फेमा एक्ट एप्लीकेबल होना बंद हो जाएगा। हाँ, फिर वापस आ जाते कुछ टाइम बाद फिर वैसे ही। अभी रुको, अभी उस चीज को होल्ड रखो। समझाया? क्या समझे? अगर कोई पर्सन पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा हो, और इस साल वो इन तीन पर्पजेस के लिए बाहर ना गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, PRI। बट वो इस साल इन तीन पर्पजेस के लिए बाहर चला गया, तो उस डेट से क्या मान लिया जाएगा, PROI। वन बाय वन। ठीक है, ठीक है। एक साल पहले पेपर गया और नेक्स्ट ईयर गया तो अगले साल से वो नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ आशीष, साल से नहीं, डेट से। समझो बातें, बात एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका कंफ्यूज होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पे ईयर है 23-24। 23-24 में जो राधिका है वो 190 दिन रही है। ओके, तो इस साल के लिए वो क्या हो जाएगी, PROI, PRI, सॉरी, PRI। अब अभी भी वो चलती आ रही है, गई नहीं है बाहर, बट 1/8/24 को बाहर चली गई उन तीन पर्पजेस के लिए, तो 1/8/24 से वो क्या मानी जाएगी, PROI। यहां तक क्या मानी जाएगी, PRI। यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम वाइज देखते हैं ना कि पीरियड ऑफ टाइम वाइज, टैक्स में पीरियड वाइज देखते हैं। और सर समझे? से बाहर ना अभी गया। नहीं, अभी नहीं, अभी रुको, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं देखना, यहाँ पे तो दो ही चीजें बस, और कुछ भी नहीं। वन में डाउट क्लियर होंगे सबके, वेट करो, बोलो, आप बोलो क्या, अच्छा आपका होल्ड, हाँ बोलो। हाँ, अंदर ये पर्पज के लिए बाहर जा रही है, नहीं जा रही है, यस। PROI, अरे मैंने पर्पज के लिए क्या था, बोलो क्या कर रहे हो। हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस बोल, रेजिडेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ टाइम है ना कि पीरियड ऑफ टाइम। बोलो आयुषी। नहीं, उसके ऊपर फेमा रूल से अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, इसीलिए, मतलब फेमा की एप्लीकेबिलिटी उसको करनी है या नहीं करनी है, कि हर ट्रांजेक्शन के लिए RBI की अप्रूवल लेनी है या नहीं लेनी है, इसीलिए। हाँ, बाहर रहेगा तो नहीं लगेगा, ऐसा। समझे? क्या बात है शिखा, बोलो। अगर जैसे करंट ईयर में से 182 डेज कंप्लीट हो, 182 डेज कंप्लीट होने के बाद हो जाए हाँ, करंट ईयर। हाँ, PROI, वो काउंट नहीं होगा कि वो कंडीशन लैप्स हो गई है, इसीलिए। समझे? अनसर्टेन टाइम रिपीट करना इन केस ऑफ नेक्स्ट डे वापिस आया। सुनो बताते हैं पूजा, वेट करो। वेट करो पूजा। अब अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर कोई पर्सन पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा, और इस साल भी बाहर नहीं गया, तो वो क्या रहेगा, बाहर गया, बट तीन पर्पजेस के लिए नहीं गया, सिर्फ घूमने के लिए गया है, PRI। बाहर गया और तीन पर्पजेस के लिए गया, तो PROI। समझे? अब ये पूजा मुझसे क्या पूछ रही है कि सर सुन रहा है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है वैसे ही। वो बाहर गया अनसर्टेन टाइम के लिए, क्या बन गया, थोड़े दिन बाद वापिस आ गया इंडिया में अनसर्टेन टाइम के लिए, तो इस डेट से वो क्या बन जाएगा, PRI। फिर वो, हाँ ऐसे ये खेलता रहेगा ये, क्योंकि पर्पजेस कौन से हैं, अनसर्टेन टाइम वाले, इसलिए, बाकी प्रैक्टिकल नहीं है ये। कौन से वाली? हाँ, वो तो ऑलरेडी हो रखी है ना पहले, ये रही। हाँ, नहीं दोबारा आने की जरूरत नहीं है, दोबारा करने की नीड नहीं है फिर। इस साल के पिछले देखते हैं, पिछले आगे वाले साल के नहीं, ये वाली देखेंगे, हाँ। हाँ,
वो अगर ये साल छोड़ के अगले साल की देख रहे हैं ना हम गुंजन, तो वो देखेंगे फिर 182 दिन से ज्यादा। ऐसा। अभी ये बात भी आएगी, अभी 1 मिनट रुक जाओ। एडवांस सवाल मत पूछो कि फिर स्टेप में दिक्कत आ जाएगी। बोलो क्या कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है नालायक। पागल। कोई होता है, कोई लॉजिक है ये? अनसर्टेन पीरियड के लिए कोई जा सकता है घूमने? दोनों में से। वो तो फिर, हाँ नाराज जा रहा हूँ। वो तो फिर उसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लड़के जा रहा है फिर तो वो। इसका कोई लॉजिक नहीं है, देख इनवैलिड डाउट आपका। उसके लिए गया था, कंपनी ने उसको भेजा वहां पे, और कंपनी ने उसको 2 महीने के लिए भेजा, 2 महीने बाद फिर वो इस कंपनी में जॉब कर रहा है, फिर वापस 2 महीने में जा रहा है। तो उसके देखा जाएगा मैक्सिमम टाइम पीरियड रहा कहाँ पे है, स्टे कहाँ किया उसने। हाँ। देखो अब एक बात और सुनो। मैंने आपको बताया पहले ना, मतलब मैं आपको जीरो से स्टार्ट करवाना चाहता। आप लोग कितने साल पूछ रहे हो जो एडवांस लड़के भी, रुक जाओ। 182 दिन से ज्यादा रहा है, इस साल वो 3 पर्पजेस के लिए बाहर जा रहा है, तो उसको क्या मान लेंगे? PROY। वट इफ 182 दिन ही वो नहीं रहा पिछले साल में, तो इस साल में वो क्या मान लिया जाएगा? PROY। बट वो इंडिया में वापस आ रहा है उन 3 पर्पजेस के लिए, तो उस डेट से वो क्या मान लिया जाएगा? PRI। वहां पे 182 वाली कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होगी। 182 एक कोलेटरल कंडीशन है गुंजन, जो फॉलो हो तो ठीक है, फॉलो ना हो तो भी ठीक है। बट मेन कंडीशन इसकी क्या है? ये 3 पर्पजेस। बेशक से पिछले साल 182 दिन से कम रहा है, तो क्या मान लिया जाएगा इस साल? अगर वो 3 पर्पजेस के लिए आया है तो PRI। बाहर से कोई आया है ऐसा। रुको एक बार, 1 to 2 डेज, तो इंडिया में वो 1 to 2 डेज से ज्यादा रहा होगा इंडिया में, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाहर गया वो, तो PROI है, क्योंकि वो PRO वैसे भी PROI, वैसे भी PROI हो जाएगा वो। समझे या नहीं समझे? यार जो इन्होंने बताया, मतलब पिछले साल वो 182 दिन से कम रहा है, तो इस साल वो क्या हो जाएगा? PROI। और मैंने आपको वो बताया, वो इम्प्लॉयमेंट के लिए आता है और रहने के लिए आता है अनसर्टेन टाइम के लिए, या फिर एक और था बिजनेस के लिए आता है, तो PRI मान लिया जाएगा। बट वो 3 पर्पजेस के लिए आ ही नहीं रहा है, तो स्टिल वो क्या माना जाएगा? PRY बस। बोलो। इम्प्लॉयमेंट के लिए वो गया है, फिर वापस आ गया, किस चीज के लिए वापस आया? अनसर्टेन टाइम के लिए, तो PRI। ऐसा देखो, इसने क्या पूछा, पहले वो PROI था, बाहर गया वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो क्या बना? PROI। बट इंडिया में आ गया इस साल, किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, अपने घर पे रहने के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए यही रहेगा वो, तो PRI, चाहे पिछले साल वो कुछ भी ना रहा हो। समझे? अभी 2 मिनट अपने डाउट्स को होल्ड करके रखो, सब क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट मुझे देना पहले, ठीक है। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ो जो PRI और PROI की है, ठीक है। यहाँ पे आओ डायरेक्टली। ये जो डायग्राम बहुत बढ़िया डायग्राम है, ये सुनना ध्यान से। ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रिजाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 दिन। क्या पिछले साल वो 182 दिन से ज्यादा रहा है? सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देव दोबारा से समझा रहा हूँ, सारा सुनना ध्यान से। 182 दिन से ही ज्यादा रहा है। हाँ रहा है। यस, कब रहा है वो 182 दिन से ज्यादा? क्या वो इस साल डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग करंट ईयर? क्या वो पिछले साल की छोड़ दो, 182 दिन से ज्यादा रहा है मान लिया हमने, कि करंट ईयर में वो बाहर गया है? नहीं गया, वो यहीं पड़ा है इंडिया में ही। तो PRI। कि पहली कंडीशन से भी क्या था वो, और इस साल भी वो बाहर नहीं गया, तो क्या मान कंटिन्यू करेगा? PRI। यस, बाहर तो गया है वो एक बार तो। क्या 3 पर्पजेस के लिए गया है? नहीं, वैसे घूमने फिरने गया है, वापस आ गया था, तो PRI। हाँ 3 पर्पजेस के लिए गया है, तो PROI। समझाया? पक्का दोबारा समझाऊं एक बार, देखो। अगर वो 182 दिन से ज्यादा रहा है पिछले साल, हाँ रहा है, अगर वो बाहर ही नहीं गया तो इंडियन सिटीजन है वो, तो PRI। अगर वो बाहर गया है बट ना एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, ना बिजनेस के लिए गया, ना अनसर्टेन टाइम के लिए गया, तो फिर PRI ही माना जाएगा। अगर 3 पर्पजेस के लिए गया है तो उसी डेट से PROI। समझे? देख ले, 3 पर्पजेस में आता है नहीं आता, वेट कर एक बार। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और
अनसर्टेन नहीं, एजुकेशन कवर नहीं होता है इसमें। हाँ आ जाएगा, फिर अनसर्टेन नहीं है तो वो पी आर वाई या पी आर आई माना जाएगा, एजुकेशन के लिए है तो सिर्फ, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ऐसा मतलब वोकेशन होता है कि एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वो किया है, किसी प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए गया है वो, तो वो मान ली जाएंगे पी आर वाई। जनरली ये ना आगे स्टार मार्क करके दी हुई है इसमें, नहीं ऐसा बोला हुआ है, ऐसा फिर में बोला हुआ है कि जनरली क्या होता है, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर कमाने के लिए पढ़ने लग जाते हैं, तो वहां पे पी आर वाई मान लिया जाएगा, उसको बिजनेस ही माना जाएगा, एजुकेशन सर्वाइव नहीं करेगा फिर वो। certain time पे बट वहाँ पे जैसे कोई थोड़ा टाइम रहता है तो पेरेंट्स वगैरह तो होती है तो फिर उस चीज की वजह से डिमांड रहेगी। हाँ होता है, उसके पेरेंट्स पर अप्लाई होता है फीमा, जो उसके गार्डियंस पर अप्लाई होता है। आगे देखो, पिछले साल 182 दिन से ज्यादा वो नहीं रहा, तो अपेरेंटली वो क्या मान लिया जाएगा, पी आर ओ आई, पहले कंडीशन से। डिड ही कम इंडिया और स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग करंट, क्या इस साल वो इंडिया में आया है, इंडिया में आएगा, रहेगा, तो पी आर आई बनेगा ना, आया ही नहीं तो पी आर ओ आई। आया है बट सिर्फ घूमने के लिए आया है इंडिया में, तो पी आर ओ आई। अगर तीन पर्पजेस के लिए आया है तो पी आर आई। समझिए इस बात को, तूने मिस कर दिया, वीडियो देखे दोबारा। हाँ वही तीन पर्पजेस, ऐसे पूरा बैक नहीं हो सकता देव, समझे। तो क्या पढ़ा हमने अभी, अगर कोई ऐसा पर्सन जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहा है, और करंट ईयर में वो आया है बट नॉट फॉर थ्री पर्पजेस, तो बोलो, अगर तीन पर्पजेस के लिए पी आर आई, अगर वो इंडिया में पिछले साल 182 दिन से कम रहा है, तो इंडिया में आया है, पर्पज देखेंगे ना, पर्पज लेट से तीन नहीं है तो तीन है तो पी आर आई, ऐसा। चलो एग्जांपल कर लेते हैं एक दो, रुक जाओ पहले फिर हम करेंगे इसको। ऑब्वियसली, और क्या मानेंगे, पी आर आई। हाँ टीचर्स होते हैं मतलब घूमने में आते हैं जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं तो वो क्या माने। तो लिमिटेड टाइम के लिए, 2 या 4 दिन के लिए तो आते हैं वो, पी आर आई। उनके पर कोई फेमस थोड़ी प्ले, टूरिस्ट होते हैं जो, कितने टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, क्या सबको पी आर आई मान लिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं। ये 182 दिन से ज्यादा रहेगा पिछले में, प्लस करंट ईयर में ये कंडीशन पूरी करेगा तो माना जाएगा, और नहीं है यहाँ पे, एंड है, समझे। दोनों कंडीशन फुलफिल और है। मोर, मोर देन 1 to 2, 182 नहीं, 182 से ज्यादा, कितने में टोटल, ऐसा नहीं, मोर देन 1 to 2 डेज रहना पड़ेगा, मोर, जब तो इसने 183 पे फुल किया है यहाँ पे ये, यहाँ पे 1 to 2 डेज और मोर नहीं है टैक्स की तरह, यहाँ पे 182 दिन से ज्यादा है, क्यों रहना चाहिए, तब तो 50% से अब बनेगा। तो क्या उधर आए तो क्या यहाँ एक दिन आने जाने में बट नॉनसेंस, ऐसा नहीं होता, नहीं, नॉट वैलिड डाउट। और बताइए, देखो, लिखो अब इसको, मैं सोच रहा हूँ कि एग्जांपल करवा दूँ आपको। चलो नहीं, लिखो पहले, डेफिनेशन डालना, दैट इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया।
द पर्सन हु stays in India for more than 1 2 days in preceding financial year and and did not go outside India for 3 purposes called as person resident in India. In current financial year for employment. Second, vocation. And third, in time. Done. Including a person who stays in India less than 182 days. However, comes in India for 3 purposes in current financial year are also covered under person resident in इंडिया. ठीक है. अब 3 purposes कौन से अपने? दैट इज बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और फॉर अनसर्टेन पीरियड. फॉर अनसर्टेन पीरियड. Further, any person who visit India otherwise, इसका मतलब आप लोग बताओगे. Otherwise then for 3 purposes or who leaves India. मतलब इस लाइन की आपने मतलब बता दिया ना, तो कंसेप्ट क्लियर है आपका. ठीक है, जो कोई भी हो. who leaves India for 3 purposes are covered under
पर्सन रेजिडेंट ना, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड, बताओ। आंसर पूरा हो गया, देव बताओ। देव बताएगा, रुक जाओ। के लिए तो वेरी गुड, क्यों? मतलब ये ऐसे प्रपोजिशन है जो एक माना जाता है कि वो परमानेंट वहां पे सेटल डाउन होने गया है, इसीलिए, या फिर सेटल डाउन होने आया है यहाँ पे, तभी जाके वो पीआर आई। और पीआर कोई ऐसा तो है जो इम्प्लीमेंट के 4 दिन के लिए आ जाएगा और फिर चला जाएगा। कोई आता है बिजनेस करने, एम्प्लॉयमेंट करने, तो कुछ सोच समझ के आता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, तो इसलिए पीआर आई एंड PROI। समझे? पांच ही तो बजे हैं। कल देखते हैं। देखो जल्दी से। क्या? जो वहीं रह रहा हो, बाहर रह रहा हो जो, लिखने की जरूरत है क्या इसको भी? यार वही हो तो, क्या लिखूं मैं? होस्टेड ऑलवेज आउटसाइड इंडिया। इंडिया आया है वो, बट उन 3 परवरिश के लिए नहीं आया है। तो आया नहीं, वो लिखने की जरूरत क्या है? कुछ चीजें इंप्लाइड भी तो होती हैं, लिखने की जरूरत थोड़ी ना कि वो आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, वो PROI ही होगा। अब मैं कोई अमेरिका में कोई भी बंदा बैठा हुआ है 100 करोड़ की पॉपुलेशन में, उसके बारे में बात करें जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, मतलब PROI ही है। जिसका आना जाना होगा, बात तो उसी की होगी ना। जो बात आए ही नहीं उसकी क्या बात होगी? क्या हुआ? कोई डाउट है? हाँ। हाँ, जैसे घूमने के लिए आया है, टूरिस्ट पर्पज के लिए आया है, तो वो क्या माना जाएगा? वेरी गुड। और या फिर इंडिया में था वो परमानेंट, पिछले 10 सालों से रह रहा था, बस छोड़ दिया उसने 3 परवरिश के लिए, तो हाँ PROI। तो कल बना लेना, या फिर होमवर्क दे दूं आपको, ये वैसे स्टेटमेंट के साथ ही पढ़नी है आपको ये चीज सारी। मोर देन इनफ है ये। बहुत बढ़िया चार्ट है ये। रुक जाओ, रेडी स्टडी गो। रुक जाओ 5 मिनट। जाओ, आप तो जाओ। आप भी जाओ चेतना। बोलो। ये दोनों बाहर से आते हैं भाई। क्या? नहीं कोई बात नहीं, चेक है, डाउट तो डाउट होता है। डाउट तो प्रतिभा का भी एड्रेस किया है हमने। ठीक है। हाँ। हाँ, रिलैक्सेशन मिलेगा, हाँ। उस टाइम में मिल सकता है, बट यहाँ पे ऐसे अमेंडमेंट करी नहीं गई, बट उस टाइम पे आई थी अमेंडमेंट। वो रेजिडेंट कहाँ से का था? अच्छा,